हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो MSME के ऊपर है। क्या है MSME? क्यों इंडियन गवर्नमेंट इसके ऊपर हाथ धोकर पड़ी हुई है? जैसे रामायण में लक्ष्मण जी को तीर लगने के बाद हनुमान जी संजीवनी बूटी के पीछे पड़े हुए थे, वैसे ही इंडियन गवर्नमेंट भारत सरकार MSME के पीछे पड़ी हुई है। क्यों भारत सरकार इसको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रही है? इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों MSME बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही है इंडियन जीडीपी में, इंडिया के डेवलपमेंट में, जॉब्स को क्रिएट करने में, रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में, और कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, ऐसी कंपनीज़ हैं, ऐसे फैक्ट्रीज़ हैं जो MSME में इंक्लूड किए जाते हैं, और कैसे पता चलता है कि कौन सी इंडस्ट्री MSME में इंक्लूड होगी, कौन सी इंडस्ट्री MSME में इंक्लूड नहीं होगी। हमारे यहाँ पे दो टाइप की इंडस्ट्रीज़ हम काउंट करते हैं। पहला हैवी लार्ज इंडस्ट्रीज़, सेकंड MSME। कौन सी हैं ये दो टाइप की इंडस्ट्रीज़? कैसे पता लगेगा आपको अपनी इंडस्ट्री कि वो लार्ज हैवी इंडस्ट्रीज़ में आ रही है या फिर MSME की कैटेगरी में? इस वीडियो में हम ये सब डिटेल में डिस्कस करेंगे, सारी कन्फ्यूजन्स को दूर करेंगे। आपने देखा होगा हर साल बजट में MSME को अलग से फंड्स एलोकेट किए जाते हैं, लार्ज इंडस्ट्री को अलग से फंड्स मिलते हैं, ओनली MSME को अलग से फंड मिलते हैं। अगर इस साल की बात करें, हमारी पूरी जीडीपी जो कि 2.8 ट्रिलियंस है और 3 ट्रिलियंस के आसपास है, 10% ऑफ द जीडीपी ओनली फंड्स MSME को एलोकेट किए गए थे। तो इंडियन गवर्नमेंट इतना ज़्यादा MSME पे फोकस कर रही है, ऐसा क्यों है? सबसे पहले हम देखते हैं कि MSME में किस टाइप के प्रोडक्ट्स, आइटम्स इंक्लूड किए जाते हैं। टोटल 7,000 प्लस प्रोडक्ट्स हैं इंडिया में जो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं MSME के अंडर। देखिए कितना बड़ा रोल प्ले करती है। अगर MSME खत्म हुई तो आप ये कह सकते हैं कि 7,000 प्रोडक्ट्स आपके खत्म हो जाएंगे। इतना बड़ा रोल प्ले करती है MSME इंडियन प्रोडक्शन में। शायद यही कारण है कि इंडियन गवर्नमेंट MSME को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। बाकी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में आने वाले टाइम में। अगर हम देखें, ये सारी कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। वैसे तो 7,000 प्लस हैं, लेकिन कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं जो आप डेली रूटीन में देखते हैं। जैसे कि पहले एग्जांपल पैकेट, फूड पैकेट्स। आप देखते हो कि बहुत टाइप के पैकेट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, चाहे वो कुरकुरे का पैकेट हो, लेस का पैकेट हो, चिप्स का पैकेट हो, अलग अलग टाइप के फूड्स के पैकेट्स हैं, फास्ट फूड के पैकेट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स के पैकेट्स हैं। इतने सारे पैकेजिंग फूड्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जूसेस अवेलेबल हैं। तो वो सारे किस में इंक्लूड किए जाते हैं? MSME में। बेसिकली MSME एक वो इंडस्ट्री है, यहाँ पे छोटी कंपनीज को, इंडस्ट्रीज को मौका दिया जाता है अपने आप को डेवलप करने का, उनको आगे बढ़ने का। इसलिए इसका नाम रखा गया है MSME, मींस माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। बहुत छोटे लेवल के जो इंडस्ट्रीज, जो फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, वो आ जाती हैं माइक्रो में। बहुत छोटे लेवल के एंटरप्राइजेस जो एक रूम में ही अपना काम कर रहे हैं या 2 रूम्स में अपना काम कर रहे हैं, या बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट में एक छोटे से एरिया में अपना काम कर रहे हैं, वो आ जाते हैं माइक्रो में, बहुत छोटे लेवल के। स्मॉल एंटरप्राइजेस जो उन माइक्रो से थोड़े से बड़े हैं, लेकिन है वो छोटी, तीनों एक छोटी कैटेगरीज में आ जाती हैं। छोटे इंडस्ट्रीज हैं, तीनों छोटी इंडस्ट्रीज में भी आगे कैटेगरीज बन गई हैं, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम। माइक्रो बहुत छोटी, स्मॉल वैसे छोटी है बट उससे माइक्रो से थोड़ा बड़ी है। जैसे कि मान लो माइक्रो के लिए आपको 2 रूम चाहिए, तो स्मॉल के लिए आपको 4 रूम चाहिए होंगे इंडस्ट्रीज के लिए। मीडियम इंडस्ट्रीज, मीडियम एंटरप्राइजेज जिसमें आपको 4 की बजाय 8 रूम्स चाहिए होंगे, इतनी स्पेस चाहिए होगी प्रोडक्शन करने के लिए। अगर मैं फंड्स की बात करूं, लेटर ऑन एक्ट्स, डिफरेंट एक्ट्स आए इसके लिए, उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे कितने फंड्स मिलते हैं, किस कैटेगरी में कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए तो आपका माइक्रो एंटरप्राइज कहलाई जाएगी या स्मॉल बनेगी या मीडियम, वो सब डिटेल में देखेंगे। लेकिन जस्ट आपको मैं एक बार बता दूं कि इसका मीनिंग क्या है। माइक्रो मतलब छोटी इन्वेस्टमेंट में काम हुआ, स्मॉल मतलब उससे थोड़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से काम हुआ, और मीडियम मतलब और थोड़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से आपने अपना काम स्टार्ट किया। तो ये हैं डिफरेंट 3 टाइप की इंडस्ट्रीज जो इसमें इंक्लूड की जाती हैं MSME। इसके लिए स्पेशल एक रजिस्ट्रेशन होती है, इसके लिए एक अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो एक अलग पार्ट है रजिस्ट्रेशन करने का। तो सबसे पहले किस टाइप के प्रोडक्ट्स इसमें इंक्लूड किए जा सकते हैं, ये आपके सामने कुछ लिस्ट है। 7,000 में से कुछ सिलेक्टेड से प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं, जो कि हमारे डेली यूज़ में आते हैं। पहला हम पैकेजिंग फूड्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। दूसरा है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। बहुत सारे बिजनेसेस चल रहे हैं वेजिटेबल्स के ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर, होलसेल में, रिटेल में। वो सारे क्या हैं? छोटे कारोबार हैं, छोटे बिजनेसेस हैं।
जो कि माइक्रो और स्मॉल में इंक्लूड किए जाते हैं। बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट में ये स्टार्ट किए जाते हैं। किराना स्टोर, जहाँ पे आपको राशन का सारा सामान, चावल, गुड़, पैकेजिंग, कुछ टाइप के पैकेजिंग फूड्स, अलग अलग टाइप की चीज़ें आपको किराना स्टोर में मिल जाती हैं, वो सारे क्या हैं, माइक्रो एंटरप्राइजेस और स्मॉल एंटरप्राइजेस। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, एक छोटे से रूम में, एक छोटे से एरिया में वो रेस्टोरेंट्स का काम पूरा चल जाता है। वहीं पे आपको कस्टमर्स के लिए सीटिंग कर देते हैं, वहीं पे उनको खिलाया, काम खत्म हो गया, पेमेंट करके कस्टमर्स बाहर आ जाते हैं। तो मतलब एक छोटा एरिया चाहिए उसको भी स्टार्ट करने के लिए। मिल्क एक प्रोडक्ट, मिल्क के प्रोडक्ट्स और मिल्क की पैदावार के लिए भी, चाहे वो काओ मिल्क हो या बफेलो मिल्क हो, बहुत छोटा एरिया चाहिए जिसमें बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट है इनके लिए, और आप मिल्क की प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो बहुत छोटा टाइप का कारोबार है ये भी। मुर्गी फार्म हो गया, पशुपालन बहुत छोटे एरिया में हो जाता है। साइकिल इंडस्ट्रीज, एक छोटे से एरिया में आप साइकिल इंडस्ट्रीज अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। फर्नीचर्स, आपने देखा होगा जितनी आपके लोकल स्टोर्स जो हैं आपके सिटी के नीचे आपका शोरूम होता है, शोरूम के जस्ट ऊपर ही फर्नीचर की मैन्युफैक्चरिंग चल रही होती है, उसको असेंबल कर रहे होते हैं। तो वो क्या है, बहुत छोटे टाइप के एंटरप्राइजेज हैं, कारोबार हैं, जो एक छोटे से एरिया में, स्पेस में, कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट हो जाते हैं। कॉस्मेटिक्स का काम, जितना वो मेकअप का सामान आता है वो सारा इसमें इंक्लूड हो जाता है। ब्यूटी पार्लर, सैलून, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, दोनों में डिफरेंस क्या है इसको एक किसी अलग वीडियो में देखेंगे। हल्का सा आपको बता दूं, इलेक्ट्रिक मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, जैसे कि फैन, ट्यूब, और इलेक्ट्रॉनिक मतलब जैसे आपके गैजेट्स हो गए, मोबाइल्स, लैपटॉप्स एक्सेट्रा। बुक्स, कॉपी, आप इतनी सारी कॉपीज, नोटबुक्स यूज़ करते हैं अपने स्कूल में, अपने कॉलेजेस में, उन नोटबुक्स को कैसे बनाया जाता है, उनकी इंडस्ट्रीज़, उन कॉपीज़ को कैसे बनाया जाता है, उनकी इंडस्ट्रीज़ बहुत छोटे लेवल पे लग जाती हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस उनको नहीं चाहिए, बहुत छोटे लेवल के ये कारोबार हैं जो कि एमएसएमई के अंडर रजिस्टर्ड किए जा सकते हैं। फोटोकॉपी, टेलर्स का काम जो कि एक छोटे से रूम में बैठकर ही हो जाता है। लैब्स, टेस्टिंग लैब्स जो आपकी होती हैं, ब्लड टेस्ट की लैब, आपने किसी टाइप का ब्लड टेस्ट करवाया, किसी बीमारी के लिए ब्लड टेस्ट कराया, वो सारी लैब्स आपकी एक रूम में ही हो जाता है सारा काम। हार्डवेयर की शॉप्स और हार्डवेयर की फैक्ट्रीज, जैसे हार्डवेयर में आ जाते हैं आपके हथौड़ी, छेनी, कुछ बिजली बांधने वाली तार, स्क्रू ड्राइवर्स, स्क्रूज, कील जो आप दीवार में ठोकते हैं, कील्स कुछ टांगने के लिए या कैसे भी, वो सारी क्या है आपके हार्डवेयर्स हैं। और इनको मैन्युफैक्चर करने के लिए, इनको बनाने के लिए एक बहुत छोटी स्पेस चाहिए और बहुत कम इन्वेस्टमेंट चाहिए। कंप्यूटर्स, लेदर्स के लिए भी आपने देखा होगा हर चीज़ लेदर की अवेलेबल है मार्केट में, जैसे कि आपकी बेल्ट होगी, घड़ी होगी, आपकी घड़ी का जो बांधने वाला है ना और आपके शूज़, आपके स्लीपर्स, ये सब क्या है लेदर्स के। आपका पर्स, वॉलेट, ये भी क्या है लेदर्स। सो लेदर्स के आइटम्स भी एक बहुत कम बजट में, बहुत छोटे एरिया में आप प्रोड्यूस कर सकते हैं अलग अलग टाइप की। तो ये तो बहुत कम है, 23 आइटम्स ही मैंने आपको बताई हैं। टोटल 7000 प्लस ऐसे प्रोडक्ट्स हैं इंडिया में जो एमएसएमई के अंडर ही आते हैं। बहुत छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, कम बजट में स्टार्ट की गई हैं, और इंडियन गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, उनको लोन प्रोवाइड करती है और बहुत टाइप के बेनिफिट्स देती है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, और जिसके तहत ये एमएसएमई के 7000 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि एमएसएमई कैसे अपना रोल प्ले करती है इंडियन जीडीपी में और अलग अलग फैक्टर्स में। सबसे पहले अगर हम देखें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एमएसएमई एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़, अलग अलग छोटी, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंडस्ट्रीज़ इसमें आती हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया 7000 प्लस प्रोडक्ट्स इसमें मैन्युफैक्चर होते हैं। तो 7000 प्लस अगर प्रोडक्ट्स हैं तो सोचो कितने सारे इंडस्ट्रीज़ होंगी छोटी छोटी जो इन प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। तो उन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए कंपनीज़ को, इंडस्ट्रीज़ को, चाहे वो बेशक छोटी हैं, लेकिन रन करने के लिए एम्प्लॉयमेंट तो चाहिए होगी ना। तो कितनी सारी एम्प्लॉयमेंट को एमएसएमई होल्ड करके रखा हुआ है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत बड़ा फैक्टर है एमएसएमई का, बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करके दी हुई है। दूसरी है प्रोडक्शन, एक अच्छी खासी प्रोडक्शन, अलग अलग जितने आपके प्रोडक्ट्स हैं, आइटम्स हैं, उनकी अच्छी खासी प्रोडक्शन एमएसएमई, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेज, इंडस्ट्रीज, कंपनीज करती हैं और इंडियन डिमांड को पूरा करती हैं। कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी जैसे कि हमने पहले वीडियो में देखा, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे कि जीडीपी क्या है और कैसे ये जीडीपी में अपना रोल प्ले कर रही है। देखो पहले आपको जीडीपी समझना होगा। जीडीपी क्या है, हल्का सा एक आपको आइडिया देता हूँ।
जितनी भी कंपनीज में हमारी इनकम आती है, जितनी भी कंपनीज हमारी इंडिया में हैं, चाहे वो फॉरेन की हैं चाहे लोकल हैं, उनकी इनकम, उनका लेन देन का हिसाब रखना जीडीपी कहलाता है। तो जितनी देखो एमएसएमई कितनी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका भी तो लेन देन होता होगा। 7000 प्रोडक्ट्स हैं, उनका लेन देन होना, उनका हिसाब रखना, वो भी तो जीडीपी का एक पार्ट बन गया। तो जीडीपी में अपनी कंट्रीब्यूशन करती हैं। कितना कंट्रीब्यूशन करती हैं वो हम आगे देखेंगे फैक्ट्स में। एक्सपोर्ट, अब कितनी सारी ऐसी आइटम्स होती हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं जो इंडिया को, हर कंट्री को बाहर एक्सपोर्ट करने पड़ते हैं और अपने पास खुद इंपोर्ट भी करने पड़ते हैं। तो कितने सारे ऐसे आइटम्स हैं जो एमएसएमई के तहत बाहर एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो उसमें एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है एमएसएमई इंडस्ट्रीज़। उसके बाद है इनोवेशन एंड डेवलपमेंट। बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे आते हैं कि पहले कुछ और बन के आए थे, लेकिन एमएसएमई छोटी कंपनियों ने ही अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम के साथ उनकी इनोवेशन की, उन प्रोडक्ट्स को इनोवेट करके एक नए अच्छे कंफर्ट वे में फिर से लोगों के पास अवेलेबल करवाया। तो इनोवेशन एंड डेवलपमेंट एक अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं एमएसएमई। उसके बाद सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड मीन्स, मान लीजिए किसी कुरकुरे का एक पैकेट है, कुरकुरे का एक पैकेट जिसकी डिमांड इंडिया में 1000 पैकेट्स की है पर डे, तो एमएसएमई ही 1000 में से 300-400 की डिमांड पूरी कर रही है। देखो कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है इसकी डिमांड एंड सप्लाई को पूरा करने में। सपोर्ट टू द हैवी एंड लार्ज इंडस्ट्रीज, ये भी एक बहुत बड़ी भूमिका है, पॉइंट है एमएसएमई के लिए, जो अपना रोल में हम कह सकते हैं कि लार्ज और हैवी इंडस्ट्रीज़ में अपना रोल प्ले करती है। मान लो किसी टाइप की भी कोई भी लार्ज और हैवी इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री के लिए पैकेजिंग का काम करना, डिलीवरी का काम करना, ट्रांसपोर्टेशन का काम करना, लेबर सप्लाई का काम करना, इक्विपमेंट्स सप्लाई का काम करना, ये सब क्या है? ये सब एमएसएमई के वर्क्स हैं। छोटे माइक्रो लेवल के, जो स्मॉल लेवल के, मीडियम लेवल के जो एंटरप्राइजेज हैं, वो होल्ड करके रखी हुई हैं। मान लीजिए एक कोई बड़ी लार्ज स्केल की कंपनी है, किसी प्रोडक्ट की कंपनी है, उस प्रोडक्ट को पैकेजिंग की जरूरत पड़ेगी अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने के लिए। जैसे कि कोका कोला, कोका कोला फॉरेन की एक लार्ज स्केल की कंपनी है, राइट, वो एमएसएमई में तो नहीं आती, एक बड़ी कंपनी है। उस कंपनी के लिए पैकेजिंग का काम कौन करता है? वो कंपनी खुद तो नहीं करती ना, तो उस कंपनी के लिए पैकेजिंग का काम जो दूसरी कंपनी करती है वो क्या है? वो सपोर्टर है एक लार्ज कंपनी के लिए, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, अब कोका कोला खुद तो ट्रांसपोर्ट नहीं करेगी अपने सारे प्रोडक्ट्स हर शॉपकीपर के पास, रिटेलर के पास, हर प्लेस पे, तो जो ट्रांसपोर्टेशन को होल्ड करके रखा हुआ है वो एक एमएसएमई कंपनी है, एमएसएमई इंडस्ट्री है जो सपोर्ट कर रही है एक लार्ज इंडस्ट्री को। ऐसे डिलीवरी का बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, एमएसएमई स्मॉल माइक्रो लेवल की इंडस्ट्रीज हैं जो लार्ज हैवी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती हैं। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि एमएसएमई का रोल समझ सकते हैं हम लोग। तो इससे हल्का सा आपको कुछ आइडिया मिला होगा कि एमएसएमई कैसे अपना रोल प्ले करती है इंडियन प्रोडक्शन में, आइटम्स और प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एमएसएमई के, जिससे हमें पता चलेगा कि क्यों इंडियन गवर्नमेंट इतना एमएसएमई के पीछे पड़ी हुई है, कैसे एमएसएमई इतना ज़्यादा रोल प्ले करते हैं इंडियन जीडीपी पे, डिमांड पे, सप्लाई पे और हर डायरेक्शन में। सबसे पहले अगर हम देखें एम्प्लॉयमेंट की, जॉब्स क्रिएट करने की, टोटल 100% जो इंडिया में जॉब रेशो है उसमें से सिर्फ 52% छोड़ के, मतलब 48% जॉब्स जो हैं एमएसएमई ने प्रोवाइड की हुई हैं लोगों को। ये कितनी बड़ी अमाउंट है। अगर 100 जॉब्स मार्केट में हैं तो उनमें से 48 जॉब्स ओनली एमएसएमई ने लोगों को प्रोवाइड की हुई है। इसका मतलब क्या है? जैसे ही एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज डूबी, 48% आउट ऑफ 148 पीपल जॉब खो देंगे अपनी, अनएम्प्लॉय हो जाएंगे। कितनी बड़ी पॉपुलेशन को जॉब प्रोवाइड कर रखी है। एक्सपोर्ट, पूरे एक्सपोर्ट का 52% सिर्फ एमएसएमई ने हैंडल किया हुआ है, एमएसएमई ने संभाला हुआ है। इंडस्ट्रीज, 90% इंडस्ट्रीज, इंडिया में 90% इंडस्ट्रीज हैं जो कि एमएसएमई के अंदर रजिस्टर्ड हैं, एमएसएमई में ही आती हैं। मतलब सिर्फ 10% इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि हैवी लार्ज इंडस्ट्रीज हैं और बाकी पूरी मार्केट पे एमएसएमई ने कब्जा किया हुआ है। इसीलिए इससे, इन आंकड़ों से, इन फैक्ट्स से पता चलता है कि भाई एमएसएमई इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। एक बार एमएसएमई जैसे ही डूबी, समझो 90% इंडस्ट्रीज इंडियन मार्केट से खत्म हो जाएंगी। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और आइटम्स 7000 प्लस, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया 7000 प्लस अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। 7000 प्लस प्रोडक्ट्स जो हैं एमएसएमई के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, उनकी प्रोडक्शन की जाती है, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। 7000 प्लस
और इनमें से पता ही नहीं कितने प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो इंटरनेशनल बाहर भी सप्लाई किए जाते हैं। इंडिया की डिमांड रिक्वायरमेंट भी पूरी की जाती है और बाहर भी सप्लाई किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर इंडिया में 100 पीसीस की किसी प्रोडक्ट के 100 पीसीस की डिमांड है तो पूरे के पूरे 100 पीसीस एमएसएमई ही कंप्लीट कर रहा है, डिमांड पूरी कर रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ हद तक एमएसएमई भी अपना रोल प्ले कर रहा है और जो डिमांड एमएसएमई पूरी नहीं कर रहे वो लार्ज इंडस्ट्रीज पूरी कर रही हैं, और जो लार्ज इंडस्ट्रीज भी पूरी नहीं कर रही उनको हम इंपोर्ट कर रहे हैं, बाहर के कंट्रीज से हम अपनी कंट्री में इंपोर्ट कर रहे हैं। जीडीपी 10%, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हमारी जीडीपी 2.8, 2.9 और 3 ट्रिलियंस के आसपास है। तो जीडीपी का 10%, डायरेक्टली 10% इंडियन गवर्नमेंट हर बजट में एमएसएमई को फंड्स एलोकेट कर देती है कि भाई एमएसएमई को और डेवलप करो ताकि और जॉब्स क्रिएट हों, लोग और मोटिवेट हों नए नए माइक्रो लेवल पे, स्मॉल लेवल पे, मीडियम लेवल पे इंडस्ट्रीज एंटरप्राइजेस खोलने के लिए, और जो ऑलरेडी खुल चुकी हैं वो और ग्रो कर सकें, अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकें। 10% ऑफ द जीडीपी अगर आप देखेंगे 2.8 ट्रिलियंस अगर जीडीपी है तो 10% कितना हो गया? ऑलमोस्ट 28 लाख करोड़, 28 लाख करोड़। इतनी बड़ी अमाउंट सिर्फ एमएसएमई को एलोकेट की गई है, इतने बड़े फंड्स एलोकेट किए गए हैं ताकि इनको और डेवलप किया जा सके। एमएसएमई डेवलप होगा तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो क्या होगा? हमारा भारत आत्मनिर्भर की ओर बढ़ेगा। अभी रिसेंटली मुझे एक केस याद आ रहा है, उससे भी आपको पता चलेगा कि इंडियन गवर्नमेंट क्यों एमएसएमई के पीछे इतना पड़ी हुई है। कोरोना लॉकडाउन के टाइम पे जब कोरोना पैंडेमिक आया था, आप सबको पता ही है क्या हाल हुआ था, इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड का। उस टाइम पे इंडिया में पीपीई किट्स की भारी कमी हो गई थी। N95 मास्क जो कि डॉक्टर्स हमेशा लगा के घूमते हैं, जब को डॉक्टर्स को किसी पेशेंट के पास जाना होता है तो वाइट कलर का जो उनका मास्क लगा होता है वो है N95 मास्क, जिसकी बहुत ज़्यादा भारी कमी हो गई थी। और एक रैपिड टेस्ट, इन तीनों चीज़ों की बहुत ज़्यादा, तीनों प्रोडक्ट्स की जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पे एक वो सूट आता था ब्लू कलर का या व्हाइट कलर का, जो सिंगल यूज एंड थ्रो का काम करता था। जस्ट हम उसको यूज करते थे, एक दिन के लिए यूज करके थ्रो कर देते थे। पूरी बॉडी पे वो ब्लू कलर का व्हाइट कलर का एक सूट पहना जाता था ना, डॉक्टर्स वाला, जो किट में, कोरोना किट में अवेलेबल कराया जाता था सबको, वो है पीपीई किट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। उसके बाद N95 मास्क जो डॉक्टर्स हमेशा यूज करते हैं पेशेंट के पास जाने के लिए, वो व्हाइट रंग का वो मास्क लगाते हैं। एक रैपिड टेस्ट, ये तीनों इक्विपमेंट्स की इंडिया में, भारत में भारी कमी होने के कारण ये सारे इक्विपमेंट्स चाइना में ऑर्डर किए गए और सप्लाई को पूरा करने के लिए चाइना से मंगवाए गए। लेकिन हुआ क्या? चाइना ने भारत को ही नहीं, इटली को भी एक लो क्वालिटी की पीपीई किट्स, मास्क और रैपिड टेस्ट मशीन्स जो इक्विपमेंट्स हैं वो सप्लाई कर दिए। चाइना ने बड़े लो क्वालिटी के काइंड ऑफ, आप कह सकते हैं नियर टू द डुप्लीकेट ही सप्लाई कर दिए। जैसे वो सारे इक्विपमेंट्स भारत में आए, इंडिया में आए, तो डॉक्टर्स ने बताना शुरू किया कि इनको यूज़ मत करो, ये नकली हैं, ये हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो जैसे ही इंडियन गवर्नमेंट को इसके बारे में पता लगा तो पूरे का पूरा सामान जो भी चाइना से आया था, इंडियन गवर्नमेंट ने समुद्र के रास्ते सारा वापस कर दिया कि भाई रखो अपने पास। जिसके ऊपर चाइना ने क्या कहा था कि इंडियन गवर्नमेंट बहुत घमंड शो कर रही है, उनको ये नहीं पता कि ये सारी किट्स की जो उनके पास कमी है, इन मेडिकल इक्विपमेंट्स की जो कमी है, उनको कैसे पूरा किया जाएगा, भारत को और कोई भी कंट्री प्रोवाइड नहीं करा पाएगा। तो भारत बहुत घमंड चाइना को दिखा रहा है, जबकि चाइना के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इस चैलेंज को जब चाइना ने इंडिया को किया तो इंडिया के एमएसएमई इंडस्ट्रीज ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया। और आज आपको जानकर खुशी होगी, आज 2.5 लाख, अप्रोक्सीमेट 2.5 लाख पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स किट्स प्रोड्यूस की जाती हैं एक दिन में इंडिया में। 2.5 लाख N95 मास्क प्रोड्यूस किए जाते हैं, 2.5 लाख रैपिड टेस्ट प्रोड्यूस किए जाते हैं, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं इंडिया में। ये है एमएसएमई की पावर, ये है एमएसएमई की स्ट्रगल। यही कारण है कि इंडियन गवर्नमेंट अब एमएसएमई की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही है, एमएसएमई को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए प्रमोट कर रही है और नए एंटरप्रेन्योर्स को
मोटिवेट कर रही है, स्टार्टअप्स को मोटिवेट कर रही है कि भाई आगे आके एमएसएमई के अंदर रजिस्टर करवा के अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करो। ये है सबसे बड़ा कारण इंडियन गवर्नमेंट का एमएसएमई की ओर ज़्यादा झुकाव करने का। अगर मैं दिसंबर 2022 तक की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेट 1.24 करोड़ और 1.3 करोड़ इंडस्ट्रीज़ ने एमएसएमई में रजिस्टर्ड किया। 1.3 करोड़ इंडस्ट्रीज़ जो कि माइक्रो, स्मॉल या मीडियम लेवल की इंडस्ट्रीज़, एंटरप्राइजेज हैं, उन्होंने एमएसएमई में रजिस्टर्ड किया अपने आप को, एमएसएमई के अंडर अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करी। और इन 1.3 करोड़ इंडस्ट्रीज़ ने अप्रॉक्सीमेट 9.2 करोड़ लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करी हैं। और इन 9.2 करोड़ पीपल्स जो जॉब्स कर रहे हैं एमएसएमई में, उनमें से 23% वुमेन्स को जॉब प्रोवाइड की गई है। ये एक बहुत बड़ा रेजोल्यूशन है जॉब्स का जो एमएसएमई ने प्रोवाइड किया इंडियन पॉपुलेशन को। आइए उसके बाद देखते हैं एमएसएमई डी एक्ट्स। ये क्या है एमएसएमई डी एक्ट्स? क्या इंडियन गवर्नमेंट कौन से एक्ट्स लेके आई एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए, उनको बेनिफिट्स देने के लिए, और कैसे इंडियन गवर्नमेंट ने एमएसएमई को प्रमोट किया? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, डी मीन्स डेवलपमेंट, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट्स, ये है हमारा एमएसएमई डी एक्ट्स। सो कौन से एक्ट आए? सबसे पहला इसके ऊपर एक्ट बनाया गया 2006 में। 2006 में सबसे पहला एक्ट आया एमएसएमई के ऊपर, जिसमें बताया गया कि माइक्रो लेवल की इंडस्ट्रीज कौन सी होंगी, स्मॉल लेवल की इंडस्ट्रीज कौन सी होंगी, और मीडियम लेवल की इंडस्ट्रीज कौन सी होंगी, और कौन सी लार्ज लेवल की, लार्ज स्केल की इंडस्ट्रीज कहलाई जाएंगी। कुछ इन्वेस्टमेंट्स की एक रेशियो बनाई गई, अमाउंट, वैल्यू फिक्स की गई कि यहाँ तक की अगर इन्वेस्टमेंट होगी तो इस टाइप की इंडस्ट्री मानी जाएगी। जैसे कि जो उस टाइम पे एक्ट आया था, माइक्रो इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज थी जिनकी इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25 लाख तक थी। ये वो वैल्यूज हैं जब 2006 में एक्ट आया था, तब इंडियन गवर्नमेंट ने ये कैटेगरीज बनाई थी। तो 25 लाख तक, मान लो कोई भी किसी भी टाइप की इंडस्ट्री है जिसने 25 लाख तक की इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो किस में कंसीडर की जाती थी? माइक्रो एंटरप्राइजेस में। उसके बाद जैसे ही इन्वेस्टमेंट 25 लाख से इंक्रीज हुई टिल 5 करोड़, तो किस में इंक्लूड किया गया? उस इंडस्ट्री को स्मॉल लेवल की एंटरप्राइजेस में इंक्लूड किया गया। और जैसे ही आपकी इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से इंक्रीज हुई टिल 10 करोड़, उसको मीडियम लेवल की इंडस्ट्रीज में कंसीडर किया गया। ये था इंडियन गवर्नमेंट का एक्ट और उनके फैक्ट्स, जिसके अकॉर्डिंग ये पहचान लगाई गई, आइडेंटिफाई किया गया कि कौन सी कंपनी माइक्रो लेवल की है, स्मॉल लेवल की है और मीडियम लेवल की है। बहुत फायदा था। इसका फायदा क्या है वैसे अगर मैं बताऊं एमएसएमई का? इंडियन गवर्नमेंट स्पेशल ट्रीट करती है एमएसएमई इंडस्ट्रीज को। इनको लोन बड़े इजीली मिल जाता है, वो भी कम इंटरेस्ट पे। अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल बताऊं, आगे फैक्ट्स में करेंगे, बेनिफिट्स में करेंगे। अगर किसी एमएसएमई कंपनी को लोन लेना है, बड़े इजीली बहुत कम डॉक्यूमेंटेशन पे उनको लोन मिल जाते हैं, वो भी बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे। जितनी छोटी इंडस्ट्री है उतना कम इंटरेस्ट रेट है, जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज आती जा रही हैं उतना इंटरेस्ट रेट बढ़ता जा रहा है। जैसे कि माइक्रो लेवल की अगर कोई इंडस्ट्री है, उसको इंटरेस्ट रेट लोन पे जो है वो है 8% के अप्रोक्सीमेट, स्मॉल लेवल के लिए 9%, मीडियम लेवल के लिए 10%। ये है इंटरेस्ट रेट्स। लेकिन अगर आपकी लार्ज इंडस्ट्री है, कोई हैवी इंडस्ट्री है, उसके ऊपर सीधा इंडियन गवर्नमेंट ने लोन के ऊपर 15% का इंटरेस्ट लगाया हुआ है। तो देखो कितना ज़्यादा बेनिफिट है इनको लोन्स के ऊपर। एक तो लोन्स इजीली प्रोवाइड हो गए, ऊपर से कम इंटरेस्ट रेट पे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट रेट है? 10% ना। 8% से स्टार्ट हो रहा है, अगर आप मीडियम तक भी जा रहे हो तब भी 10% है, लेकिन लार्ज पे तो सीधा 15% इंटरेस्ट रेट है। दूसरा, टैक्सेस के ऊपर भी बहुत बड़ा बेनिफिट है एमएसएमई इंडस्ट्रीज को। जो एमएसएमईज की माइक्रो इंडस्ट्रीज हैं वो कुछ 8% का टैक्स पे करती हैं, स्मॉल एंटरप्राइजेज 10% का टैक्स पे करती हैं, मीडियम एंटरप्राइजेज 12% का टैक्स पे करती हैं। मतलब क्या हुआ, जो रेंज है टैक्स पे करने की वो 8 to 12% है। लेकिन अगर हम सीधा लार्ज इंडस्ट्रीज़ की बात करें, हैवी इंडस्ट्रीज़ की बात करें, तो जो इंटरेस्ट रेट है उनका सीधा 30% है। जितनी उनको साल की इनकम हुई उसके ऊपर सीधा 30% उनको टैक्स देना ही पड़ेगा। ये है स्पेशल ट्रीटमेंट एमएसएमई का, जिसके द्वारा इंडियन गवर्नमेंट एमएसएमई को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है, डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रही है। ये था कुछ वैल्यूज़, कुछ फैक्ट्स
जो 2006 एक्ट्स के अकॉर्डिंग आए। उसके बाद और प्रमोट किया इंडियन गवर्नमेंट ने, एक नया एक्ट भी लेके आए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडस्ट्रीज स्टार्ट कर सकें, स्टार्टअप्स कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स इसमें आ सकें। और इसके लिए फिर एक नया एक्ट लेके आए, न्यू एक्ट आया इसी के ऊपर, MSMED एक्ट में इसी को मॉडिफाई करके एक नया एक्ट आया जिसमें माइक्रो लेवल की इंडस्ट्री जो हैं, जो पहले जिसकी लिमिट 25 लाख तक की इन्वेस्टमेंट थी, उसको इंक्रीज करके 4 टाइम्स कर दिया, 1 CR 1 करोड़। मतलब क्या है, नए एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक की है या फिर साल की जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ तक की है, तो आप किस में कंसिडर किए जाओगे, माइक्रो एंटरप्राइजेस में। वैसे ही अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ प्लस और टिल 10 करोड़ है या फिर आपकी साल की टर्नओवर टिल 50 करोड़ है, तो आप स्मॉल एंटरप्राइजेस में कंसीडर किए जाओगे। और मीडियम एंटरप्राइजेस में वो इंडस्ट्रीज कंसीडर की जाएंगी जिनकी इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 CR 20 करोड़ है या साल का टर्नओवर मैक्सिमम 100 करोड़ है। बहुत बड़ी वैल्यूज हैं ये। पहले देखो कितनी कम वैल्यूज थी, उनको कितना इंक्रीज कर दिया। इससे पता चलता है कि इंडियन गवर्नमेंट कितना ज़्यादा प्रमोट कर रही है MSME को, कितना ज़्यादा इनवाइट कर रही है एंटरप्रेन्योर्स को, न्यू एंटरप्रेन्योर्स को, स्टार्टअप्स को, कि वो आगे आके अपनी भूमिका निभाएं। अब हम डिस्कस करते हैं MSME के बेनिफिट्स क्या हैं। कौन से बेनिफिट्स इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार MSME इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड करवाती है। सबसे पहला मेजर बेनिफिट जो है, ईजी बैंक लोन। बैंक से लोन बड़े ईजिली मिल जाता है MSME इंडस्ट्रीज़ को, माइक्रो स्मॉल मीडियम लेवल की इंडस्ट्रीज़ को, क्योंकि भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट खुद गारंटी लेती है कि ये इंडस्ट्रीज़ भागेंगी नहीं, इनको लोन प्रोवाइड कर दो। जबकि जो लार्ज हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको लोन बड़े टफ प्रोसेस से मिलता है, बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी पड़ती है उनको, तब जाके उनको लोन दिया जाता है। बट MSME इंडस्ट्रीज़ को बड़े ईजिली लोन प्रोवाइड किया जाता है। और यहाँ पे तो कुछ अमाउंट तक की तो लिमिट ये भी है कि बिना डॉक्यूमेंटेशन के भी लोन मिल जाएगा। कुछ 3 से 5 लाख तक की लिमिट भी है जिसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना होता, जस्ट आपको रजिस्ट्रेशन दिखानी है अपनी MSME की और आपको बैंक लोन दे देगा। दूसरा सबसे ज़्यादा बेनिफिट है लो इंटरेस्ट रेट, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि MSME इंडस्ट्रीज़ के लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो 8%, 9%, 10% तक वेरी करता है, जबकि लार्ज और हैवी इंडस्ट्रीज़ के लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो 15% तक जाता है। कितना वेरिएशन है इंटरेस्ट में। उसके बाद टैक्सीज, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि MSME इंडस्ट्रीज़ के लिए जो टैक्स रेट्स हैं वो 8%, 10%, मैक्सिमम 12% तक है। लेकिन लार्ज और हैवी इंडस्ट्रीज़ के लिए जो टैक्स उनको पे करने पड़ते हैं अपनी इनकम पे साल के, वो हैं 30%। कितनी बड़ी अमाउंट है। मेजर बेनिफिट है ये MSME इंडस्ट्रीज़ को। उसके बाद लाइसेंस बड़े इजीली MSME इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड किया जाता है एज़ कम्पेरेटिव लार्ज इंडस्ट्रीज़ को। आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, उससे आप बड़े अच्छे से समझ पाओगे। हर शहर में ऐसी कुछ सड़कें होती हैं जहाँ पे हर टाइप के व्हीकल्स को जाना अलाउड नहीं होता। जैसे कि शहर में कुछ ऐसी सड़कें होती हैं जहाँ पे टेम्पू, जीप गाड़ियाँ या हैवी ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, ट्रॉलीज नहीं जा सकती। लेकिन उसी रोड पे ई रिक्शा और उस टाइप के बैटरी वाले 3 व्हीलर्स बड़े इजीली निकल जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि भाई उन ई रिक्शाज को, बैटरी वाले रिक्शाज को बड़े इजीली लाइसेंस मिला हुआ है कि भाई तुम जाओ, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। लेकिन जो दूसरे बड़े वाले व्हीकल्स हैं भाई उनको देख के जाना पड़ेगा, जहाँ पे उनको अलाउ किया हुआ है वहीं जाना पड़ेगा, हर जगह वो नहीं जा सकते। सेम चीज़ है इनमें, जो लार्ज बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन जो MSME कंपनीज हैं इनको भारत सरकार अपना बच्चा समझ के काम करवाती है कि भाई तुम हमारे बच्चे हो, कोई छोटा मोटा भी मिस्टेक हो भी गई तो आपके ऊपर कोई बड़ा फाइन नहीं आएगा, कोई पनिशमेंट नहीं आएगी, कोई बात नहीं, उसको झेल लेंगे। जैसे भी है आप बस अपना काम करो, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगी, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं आएगा। बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन से MSME इंडस्ट्रीज़ को भारी छूट है, उनको बनाने ही नहीं पड़ते वो। ठीक है, लाइसेंस तो आप समझ गए ना कि बड़े इजीली कैसे लाइसेंस उनको मिल जाता है। सरकार शहरों में जो बड़े ट्रक्स हैं वो रात 9-9 बजे तक शहर के बाहर रहते हैं, शहर के अंदर नहीं आ सकते। लेकिन जो छोटे व्हीकल हैं वो अंदर बड़े आराम से घूम रहे होते हैं। तो ये डिफरेंस है MSME और लार्ज इंडस्ट्रीज़ का। सर्टिफिकेशन, बड़े इजीली सर्टिफिकेशन मिल जाती है कि भाई हाँ तुम कुछ भी करो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, कोई आके डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन लार्ज इंडस्ट्रीज़ को सर्टिफिकेशन ईजिली नहीं मिलती। प्रेफरेंस, MSME इंडस्ट्रीज़ को सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया बैंक लोन एग्जांपल, तो MSME को सबसे इजीली पहले बैंक लोन दिया जाता है एज कम्पेरेटिव लार्ज और हैवी इंडस्ट्रीज़।
उसके बाद आ जाता है लास्ट मेजर पॉइंट है ये भी, NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये एक इन्वायरमेंट पर्यावरण की संस्था है जो हर इंडस्ट्री लगाने पर वहाँ पे पहुँच जाती है अपने कुछ एम्प्लॉयज़ के साथ। होता क्या है, जब आप किसी टाइप की इंडस्ट्री लगाते हो तो एनजीटी की टीम वहाँ पे आती है कि भाई तुम्हारी इंडस्ट्री से जो पोल्यूटेड वाटर होगा वो कैसे निकलेगा, कहाँ से निकलेगा, वो इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग निकलना चाहिए, इस पाथवे से जाना चाहिए। अगर आपकी इंडस्ट्री से धुआं निकलेगा तो यहाँ से निकलना चाहिए, ऐसे निकलना चाहिए। आपकी जो धुआं निकालने वाली वो जो पाइप है उसकी हाइट इतनी होनी चाहिए, आपके लेबर्स को ये सुविधा होनी चाहिए, इंडस्ट्री के अंदर ये पॉइंट्स सुविधाएँ होनी चाहिए। बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशंस हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो एनजीटी की टीम आके थोप देती है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी एनजीटी टीम को कि भाई देखो तुम जाओ अपना काम करो, लेकिन अगर एमएसएमई की इंडस्ट्री है तो तुम्हारी कोई भी रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर नहीं आएगी, तुम उनको डिस्टर्ब नहीं करोगे। ये सारी तुम्हारी जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं वो जाओ तुम अप्लाई करो, तुम खेलो, लेकिन ओनली हैवी और लार्ज इंडस्ट्रीज के साथ, एमएसएमई को डिस्टर्ब मत करना। तो सीधा सीधा इंडियन गवर्नमेंट ने एनजीटी की टीम को एमएसएमई इंडस्ट्रीज से बाहर कर दिया कि भाई तुम इनको डिस्टर्ब मत करो, जो भी करना है लार्ज और हैवी इंडस्ट्रीज के साथ करो। तो इतने सारे ये बेनिफिट्स हैं जो इंडियन गवर्नमेंट ने डायरेक्ट एमएसएमई इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड किए, जबकि वो लार्ज इंडस्ट्रीज के पास और हैवी इंडस्ट्रीज के पास नहीं है। जैसे चाइना के पीपीई किट वाले चैलेंज को, रैपिड टेस्ट वाले चैलेंज को और N95 मास्क वाले चैलेंज को एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ ने एक्सेप्ट करके उसके ऊपर काम किया, एक आउटपुट निकाली, वैसे ही बाकी जो 7000 प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर भी एक अच्छा काम किया जा सकता है, एक अच्छी आउटपुट निकाली जा सकती है। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो एमएसएमई के ऊपर। आई एम श्योर कि सबके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़ क्या हैं, कैसे रोल प्ले करती हैं, क्यों इंडियन गवर्नमेंट इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है एज़ कम्पेटिव हैवी और लार्ज इंडस्ट्रीज़। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, हम डेफिनेटली उसका जवाब देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके नियर एंड डियर वंस इस वीडियो को देखें और एमएसएमई के अपने डाउट्स क्लियर कर सकें। थैंक यू।